Welcome back. In this particular video, I am again talking about chapter number 1, that is Computer System of Information Practice Grade 11, and this is part number 3. इसके previous 2 sessions में हमने already इस chapter से related other concepts like computer software क्या है, computer hardware क्या होता है, memory क्या होती है, memory units क्या होती हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके लर्न कर लिया था। यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है या आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने उन वीडियोस का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। आज के इस वीडियो सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जिन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और जब हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीकों से मशीन्स के बनने से ईजाद हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ मशीन्स के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे लाइक पैस्कलाइन, एनालिटिकल इंजन, टैबलेटिंग मशीन, टर्निंग मशीन एंड इसी तरह से इवोल्यूशन को देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर्स क्या होते हैं या प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्टिपनाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कंप्यूटर्स आर इवैल्यूएटेड। तो इसके लिए एक मैंने ग्राफ रेडी किया हुआ है एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। जब भी हम कंप्यूटर की इवोल्यूशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहला जो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं दैट इज ऑलवेज बैकस, बिकॉज जो कंप्यूटर सिस्टम प्रेजेंट डे में हम यूज कर रहे हैं लाइक दिस इज योर 2021, तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अगर हम बात करें, ऑल्दो दिस इज बेसिकली अ कंप्यूटिंग डिवाइस, लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी उसका जो आइडल मशीन हम कंसीडर करते हैं वो बेसिकली एबैकस ही है। तो एबैकस जो था इट वाज इन्वेंटेड इन 500 BC और ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था जहां से उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए यू कैन सी पैस्कलाइन का इजाद हुआ, उसके बाद एनालिटिकल इंजन, then tabulating machine, then Turing machine, then ADVAC, ENIAC, then transistor and integrated circuits। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये बेसिकली टाइप ऑफ कंपोनेंट हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आज के कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रेडी हो रहे हैं। वेल, इस पूरे इवोल्यूशन सिस्टम को यदि हम देखें या इनके पूरे स्टेप्स को देखें या इसके पूरे स्टेजेस को हम डिस्कस करें तो इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। लाइक दिस ADVAC से इधर का एक पार्ट है और एक इस तरफ का पार्ट है। वेल, इसका रीजन ये है कि नाउअडेज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर सिस्टम इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 1945 से स्टार्ट हुआ था। इसके पहले के जितने भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं कुछ तो इसमें थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल लाइक टैबलेटिंग मशीन, और ये ट्यूरिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। एंड इसके पहले जितने भी डिवाइसेस थे दैट वाज बेसिकली मैकेनिकल मशीन्स। तो ये जो स्टेजेस मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। चलिए अब इन्हें एक एक करके हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपना डिस्कशन एबैकस से। वेल, एबैकस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन एंड इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इट वाज इन्वेंटेड इन जापान, बट एक्चुअली इसका डेवलपमेंट चाइना में हुआ था। एंड इसके साथ बात ये थी कि इट वाज मैनुअली ऑपरेटेड एंड एज आई सेड कि ये एक्चुअली एक काउंटिंग डिवाइस था। और इसका जो इन्वेंशन है आज से तकरीबन 2500 साल पहले जो है, जिसे हम 500 BC के हिसाब से कंसीडर करते हैं, पहले हुआ था। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं एबैकस से। हम जानते हैं कि इसमें जो स्ट्रिंग होती है इसमें बीट्स लगी होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटिंग इसका कर सकते हैं। तो ये जो मशीन थी इसके ही आधार पे जैसे जैसे समय गुजरता गया उसके हिसाब से नए मशीन इजाद होते चले गए। एबैकस के बाद में जो सबसे पहला डिवाइस मार्केट में आया था दैट वाज इन 1642 एंड इट वाज नोन एज व्हाट योर पैस्कलाइन। पैस्कलाइन भी बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस ही था एज यू कैन सी हियर एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पैस्कल, जिन्होंने 1642 में इसे बनाया था। और इसे पहली अरिथमेटिक मशीन कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ही काम पॉसिबल हो पाता था। तो इस पैस्कलाइन को भी जब हम कंप्यूटर सिस्टम के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी पैस्कलाइन की बेसिस पे जो अगला डिवाइस रेडी हुआ था इट वाज एक्चुअली एनालिटिकल इंजन। हालांकि
एनालिटिकल इंजन के पहले भी एक और इंजन का डेवलपमेंट हुआ था या बनाया गया था, दैट वाज नोन एज व्हाट योर डिफरेंशियल इंजन। ये जो डिफरेंशियल इंजन था इसका ही अपडेटेड वर्जन जो था दैट वाज एनालिटिकल इंजन एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज एंड वी ऑल नो दैट चार्ल्स बेबेज इज बेसिकली नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। उसका रीजन ये है कि आज जो कंप्यूटर सिस्टम हम देखते हैं जिसमें कि इनपुट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है एज वेल एज मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं हमारा ये एनालिटिकल इंजन था। तो चार्ल्स बेबेज ने ही पहली बार इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे इस मशीन को रेडी किया था और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। हालांकि ये जो एनालिटिकल इंजन आप अभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, इट वाज बेसिकली अ मैकेनिकल डिवाइस और ये मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से जो डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं लाइक पॉलिनोमियल बेस्ड जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे किए जा सकते थे और इसकी एक खास बात ये थी कि इसमें जो रिजल्ट थे उन्हें हम स्टोर भी कर सकते थे और एज आई सेड इट वॉज द मॉडल फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स। सो एनालिटिकल इंजन जो था ये एक एबैकस के बाद अगली स्टेज थी जहां से कंप्यूटर सिस्टम के इवोल्यूशन को एक नया रूप मिला था। एंड एनालिटिकल इंजन के बाद में 1890 में एक मशीन बनाई गई थी, इट वाज नोन एज व्हाट योर टैबुलेटिंग मशीन। इट वाज एक्चुअली डिजाइन बाय हरमन हॉलीरिथ एंड इस मशीन को फर्स्ट प्रोग्राम इनेबल्ड मशीन भी कहा जाता था बिकॉज ये पहली मशीन थी जो कि किसी प्रोग्राम की बेसिस पे वर्क कर सकती थी और ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता था और ऑब्वियसली इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स ही लगे हुए थे जिनकी बेसिस पे ये ऑपरेशंस करती थी। और एक्चुअली इस मशीन को बनाने का जो पर्पस था इट वाज डेटा प्रोसेसिंग। इसमें पंच कार्ड होते थे जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन है किसी इंडिविजुअल की वो इनपुट कराई जाती थी, देन उसको प्रोसेस करके उसे सिस्टमेटिक वे पे स्टोर करने का काम इस टैबुलेटिंग मशीन में किया जाता था। तो यहाँ पे टैबुलेटिंग का मतलब ही ये है जहाँ पे कि डेटा को हम टेबल में स्टोर करने की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस टैबुलेटिंग मशीन की बेसिस पे ही इजाद हुआ था 1890 में। और इसके बाद में जो अगली मशीन हमारे मार्केट में आई थी इट वाज ट्यूरिंग मशीन 1937 में। ये बेसिकली एक ऐसी मशीन थी, हालांकि इसे भी हम प्रोग्रामेबल मशीन ही बोलते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट एल्गोरिदम का मतलब हम कहीं ना कहीं जो स्टेप्स लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड वी ऑल नो एल्गोरिदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रोग्रामिंग के पहले, बिकॉज कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसका एल्गोरिदम रेडी करते हैं। तो ये जो मशीन थी ट्यूरिंग मशीन जिसका इजाद 1937 में हुआ था, एक्चुअली इट वाज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग एंड इसकी खास बात यही थी कि ये एल्गोरिदम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिमुलेट कर सकती थी, इन द सेंस जो भी एल्गोरिदम इसके अंदर डाला उसकी बेसिस पे प्रोग्रामेटिकली चीजों को एग्जीक्यूट कर सकती थी। और ये जो ट्यूरिंग मशीन थी इसमें कहीं ना कहीं एक लॉन्ग इस तरह के टेप्स लगे रहते थे जिसमें कि डेटा स्टोर करने का और डेटा ऑपरेट करने का पूरा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता था। सो दिस इज समथिंग अबाउट द ट्यूरिंग मशीन। एंड इसके बाद जो मशीन आई थी इन 1945 एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, इट वाज योर एडवेक एंड एनिएक। हालांकि इसमें मेनली हम डील करते हैं एनिएक से, लेकिन एनिएक के पहले जो मशीन बनी थी इट वाज योर एडवेक। बेसिकली इसका इन्वेंशन हुआ था 1945 में एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। और ये जो जॉन वॉन न्यूमैन है इन्होंने ही एक्चुअली ये जो सीपीयू का कॉन्सेप्ट आज हम फॉलो करते हैं, लाइक हमारे पास में एक इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस हमारा कनेक्टेड होता है सीपीयू से और सिमिलरली हमारा जो आउटपुट डिवाइस है ये भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से सीपीयू से कनेक्टेड होता है और इस सीपीयू के अंदर में ही हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है और इसी के साथ यहाँ पर हमारी एक मेमोरी की यूनिट होती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये चार्ल्स बेबेज ने बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका आर्किटेक्चर दिया था जिसे आज भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करते हैं। तो एनिएक को हम एक्चुअली फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं। बाइनरी का मतलब जो पहली बार 0 and 1 है, दैट वाज एक्चुअली बाइनरी कोड, उनका इस्तेमाल करते हुए इस एनिएक मशीन को बनाया गया था। और इस मशीन के अंदर ये एबिलिटी थी कि ना ही वो सिर्फ डेटा को स्टोर करता था, उसके साथ साथ वो प्रोग्राम्स को भी स्टोर कर सकता था।
तो आइडियली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं या प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो डिवाइस होता है या जो मशीन कंसीडर की जाती है दैट इज योर ENIAC। और आज जितने भी मॉडल है कहीं ना कहीं यही जो मशीन जो आपकी स्क्रीन में भी आपको दिख रही है एज एन इमेज, इसको ही मॉडिफाई करते 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 आज हमारा पर्सनल कंप्यूटर हमारे सामने है। वेल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, ऑब्वियसली इस टाइम जो कंपोनेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते थे दैट वर बेसिकली वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। और चूंकि ये वैक्यूम ट्यूब के साइज बहुत बड़े होते थे, इसलिए उस टाइम पे जो मशीन्स रेडी होती थी वो काफी बड़े साइज की होती थी। और इस ENIAC जो कि वैक्यूम ट्यूब की बेसिस पे ही बना हुआ था, इसकी बेसिस पे ही फिर इनकी जो अंदर की मशीनरी थी उसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ। एडवांसमेंट का मतलब ये वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स में कन्वर्ट हुए। ट्रांजिस्टर जो कि ऑब्वियसली जो काम वैक्यूम ट्यूब से होता था उसे ही ये ट्रांजिस्टर करते थे बिल्कुल, और ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस थे। ये ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करते हुए फिर बाद में सिस्टम्स या हमारी मशीन्स बननी शुरू हुई या हमारे कंप्यूटर सिस्टम बनने शुरू हुए। और उसके बाद 1970 तक आते आते इन ट्रांजिस्टर्स को चिप में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट वाज नोन एज योर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो आजकल जितने भी हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें हर जगह हम IC का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली जो इंटीग्रेटेड चिप होती है, ये बहुत सारे हजारों कंपोनेंट को एक छोटे से चिप में ही इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और इसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इस IC की वजह से ही इतने साइज में छोटे हैं। सो ओवरऑल एज आई सेड कि जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो दैट वाज द मशीन जिसे कि हम पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जैसे 1947 में ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया ENIAC के अंदर की मशीन्स को। उसके बाद 1970 में जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, जिसकी वजह से हमारी ये जो डिवाइस थी इसका साइज काफ़ी रिड्यूस हो गया। और पहली बार यदि मैं थोड़ा इसके आगे आपको जानकारी दूं कि 1981 में इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस में IBM कंपनी ने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, और 1984 में एप्पल ने अपना मैक PC भी इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे रेडी किया था। तो ये जो 1981 में पर्सनल कंप्यूटर आया था, दिस वाज द रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब हम इस इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो बेसिकली वी ऑल नो दैट देयर इज ए कंपनी इंटेल जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, और इसके जो फाउंडर थे गॉर्डन मूरे, उन्होंने एक्चुअली एक लॉ इन्वेंट किया था जिसे कि हम मूर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी ICs होती हैं इसमें जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, हमारे प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही ज्यादा तेज होते चले जाएगी। तो आज जो प्रोसेसर आप से फॉर एग्जांपल यूज करते हैं i3 जो कि इंटेल का ही है, या i5, या इसके पहले जो चलते थे लाइक कोर 2 डुओ, दैट वाज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर C2D, और इसके पहले जैसे चलते थे डुअल कोर के पहले था पेंटियम 4, उसके पहले था पेंटियम 3, और पेंटियम 3 के पहले पेंटियम 2, उसके पहले पेंटियम 1, पेंटियम 1 के पहले था 486 के पहले था 386, और उसके पहले जो प्रोसेसर आया था दैट वाज नोन एज व्हाट योर 8086, जो कि 1970 में ऑब्वियसली इंटेल ने रेडी किया था। ये पहला प्रोसेसर था जिसको यूज करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया था। हालांकि ये बात मैंने की आपके हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कुछ बातें थी आपके इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। अगली बात हम करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। वेल नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, जब भी हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो सोर्स कोड होता है वो भी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होता है। इसका मतलब कि आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसी सॉफ्टवेयर में आप ज्यादा फीचर्स को इंक्लूड कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर सोर्स कोड। So this kind of softwares are basically known as what your open source software. Actually open source software को बनाने वाले इंजीनियर that was रिचर्ड स्टेलमैन, उन्होंने एक्चुअली
इस ओपन सोर्स फिलॉसफी को बनाया था और उनका पर्पस ये था कि वो ऐसी डेवलपर्स की कम्युनिटी जनरेट कर सके जहां पर कि सारे डेवलपर्स फ्रीली एक प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना सके जिनका यूज यूजर प्रॉपरली सही तरीके से कर सके। इस ओपन सोर्स की फिलॉसफी में उन्होंने 4 फ्रीडम के कॉन्सेप्ट दिए थे। फ्रीडम के कॉन्सेप्ट का मतलब कि लोगों को या एज ए डेवलपर सभी को 4 फ्रीडम्स थे। वो फ्रीडम ये थे कि कोई भी प्रोग्राम आप कहीं पे भी रन कर सकें, मीन्स यू कैन रन योर प्रोग्राम फ्रीली फॉर एनी पर्पस। इसी तरह से यू कैन डू रिसर्चेस, और मतलब आप स्टडी कर सकें फ्रीली, और चाहे तो आप जो सॉफ्टवेयर हैं, तीसरा फ्रीडम ये था कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या लोगों के साथ उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और इसके अलावा एक और इस फिलॉसफी में उन्होंने फ्रीडम दिया था, दैट वाज कि आप जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं फ्रीली, आप उसे इम्प्रूव कर सके। और इम्प्रूव का मतलब आप उसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करें और फिर से इम्प्रूव करके उसे लोगों के साथ शेयर कर सकें। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओवरऑल इन शॉर्ट विच कैन बी यूज फ्रीली, और उसका सोर्स कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल होता है जिसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, PHP है, फायरफॉक्स है, ओपन ऑफिस है। इसी तरह से यूबंटू को भी आप ले सकते हैं, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फ्रीवेयर की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि फ्रीवेयर को आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस को लेने की जरूरत नहीं होती, बट आप सिर्फ फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि PDF रीडर है, ओपन ऑफिस है, स्काइप है। और इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम जानते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के नाम से। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका लाइसेंस परचेस करना होता है या आपको उसके लिए कुछ पेमेंट देनी होती है, और इसका भी जो सोर्स कोड होता है वो हमेशा प्रोटेक्टेड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये बेसिकली प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। हालांकि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका पायरेटेड वर्जन ही इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट अ गुड वे। सिमिलरली टैली इज देयर विच इज अगेन ए प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, क्विक हिल इज देयर। तो ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है जिनको आप लिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ग्रेड 11, जिसे कि हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में कवर किया है। सो आई होप दैट ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है ये आपको इस चैप्टर को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल है। वो सॉल्यूशन मैंने NCERT क्लास 11 की टेक्स्ट बुक की बेसिस पे रेडी किया है, जिसे आप चाहें तो ऑब्वियसली मेरे चैनल में NCERT टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन क्लास 11 के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी मैंने इसका लिंक आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं नए सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।